अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौजूद फकर में खुश हमने भैन नट गए जाइए ऐसे फ्रेडी हैं जनाब के बंदा ना कानों को हाथ लगा दे। अगर लड़ाई और फसाद की बात करनी हो तो सबसे आगे, और अगर किसी फैसले का बोझ उठाना हो तो जनाब इंज नटते ने जिवें बंदा ना वो चोरी का, वो जो कुत्ता है ना वो चोरी का गोश्त उठा के भागता है ना, छिछड़ा उठा के भागता है, ये ऐसे भागते हैं। इनकी ये सूरत हाल है। अगर तनकीद करना हो तो सबसे आगे, और अगर रोडे अटकाना हो तो भी सबसे आगे, और रिलीफ लेना हो उसी फैसले के ऊपर जिसके ऊपर फसाद फैलाया जा रहा हो, या जिसके ऊपर तनकीद की जा रही हो, या जिसको आइन से मावरा या जिसको काला कानून कहा जाए, उसके तहत भी रिलीफ लेने के अंदर पायन सब तो आगे होते हैं। ये है असल सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल की। और मैं इमरान खान साहब का क्या कहूँ, उनकी तो सारी की सारी सियासी जिंदगी ऐसे ही फैसलों का अमली नमूना है। अब आज की आप ताज़ा मिसाल ले रहे हैं, क्योंकि आज की मिसाल इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि आज 26वीं आईनी तरमीम जिसको हाल ही में पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उसके तहत बनाई गई एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना था। और ये वो पार्लिमानी पार्टी की कमेटी है जिसने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री करनी थी। और इसके लिए आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट के एक अहाते के अंदर इस कमेटी का, जो कि 12 रुकनी कमेटी है, उसका इजलास तलब किया गया था। अभी कल ही जो स्पीकर नेशनल असेंबली है उसकी तरफ से जो तमाम पार्लिमानी जमातें हैं, चाहे वो सेनेट की हैं चाहे वो कौमी असेंबली की हैं, उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक उनके पार्लिमानी लीडर्स से रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि जनाब इस कमेटी के लिए आपके मेंबरान के नामों की जरूरत है, ताकि इस कमेटी को फॉर्मुलेट करके इसको नोटिफाई किया जा सके, ताकि मुल्क के अंदर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्लिमानी जमातों ने इस कमेटी के अंदर अपने जो नामजद लोग हैं उनको नामजद किया, ताकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और जनाब हामिद रजा साहब के नाम कौमी असम्बली से तजवीज़ किए गए, जबकि बैरिस्टर अली जफर साहब का नाम सेनेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने उसका इंतखाब किया, ताकि ये पार्लियामेंट की इस कमेटी के अंदर जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए अपना जो इनपुट है वो दे सकें। और अगर ये इत्तफाक़ राय से किसी नाम पर जो है वो उसको अनाउंस किया जाए तो ये सूरत हाल सबके ज़्यादा बेहतर होगी। अब होता क्या है, होता यह है कि इस इजलास से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह दुड़की लगाती है जिसकी इंतहा नहीं, और उसके साथ साथ जनाब हम ये जो उसका फैसला किया जाता है वो ये किया जाता है कि अखे पैन असी ऐस इजलास से नहीं जाना, हम इस इजलास का बाइकआउट करते हैं, हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। तो पैन 3 लोगों ने ना आहो क्यों दिता सन मजे लैन लई ना चन्ना एंड नहीं हो सकता, और जो वजन है वो तो पायन उठाना ही पड़ेगा, उसके बगैर जान नहीं छूटनी, क्योंकि ये पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि अगर आप इस पार्लियामेंट्री कमेटी का बायकॉट करते हैं तब भी वहाँ से जो नतीजा निकलेगा वो शायद आपके खिलाफ हो, और अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर शिरकत करते तो हो सकता है आप अपने दलाइल के ज़रिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी आईनी तजावीज़ के ऊपर मुत्तफिक कराया, आप भी अपनी पसंदीदा जज के नाम पर पार्लियामेंट्री कमेटी को मुत्तफिक करा सकते थे। लेकिन क्या किया जाए, भागने के अंदर, जिसे मैंने आपसे कहा, दुड़की लगाने में तो आसानी कोई नहीं है। और एक जानिब ये किया जा रहा था तो दूसरी जानिब यूट्यूब एसोसिएशन के 5 रुकनी जो बेंच है उसने भी एक नई कार्रवाई का आगाज कर दिया, और उन्होंने आईनी तरमीम में से एक ऐसा नुक्ता उठा के कल शाम से उस नुक्ते के ऊपर सोशल मीडिया पर ऐसे इबहाम को क्रिएट किया जो अपनी मिसाल आप है। वो नुक्ता कौन सा है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। वो 5 रुकनी बेंच जो कि यूट्यूब एसोसिएशन से ताल्लुक रखता है, वो इतना उतावला बल्कि बावला क्यों हुआ पड़ता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार की, क्योंकि आज वो दिन है जहां पर आज शाम 4 बजे ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसका इजलास होना है, और टॉप मोस्ट 3 जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन 3 जजेस में से पाकिस्तान के 26वीं तरमीम के बाद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होनी है। अब यह बात तो तय है कि जो इन नजर इंतखाब होगी
उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दूर दूर तक इस रेस में नहीं होंगे। जो रेस है वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के दरमियान है। और ये बात भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। और जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये एक ही लॉ फर्म से ताल्लुक रखते थे और तीनों जज साहबान एक ही लॉ फर्म को चलाते थे और तीनों उस कंपनी के अंदर पार्टनर्स थे। जो अब कंपनी जो है वो उनके जूनियर्स चला रहे हैं, अलबत्ता ये तीनों जज साहबान जो पार्टनर थे अपनी ही लॉ फर्म के अंदर, ये तीनों के तीनों जज साहबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा अगर इन दोनों में से किसी भी जज का इंतखाब किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो जजेस की आपसी जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा इसमें मैटर करेगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम के ऊपर इत्तफाक होता है तो उसके दो ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं, या तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब माजरत कर लेंगे या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर इनफैक्ट जनाब मंसूर अली शाह साहब का ही दौर होगा और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपने तमाम फैसलों के अंदर जनाब मंसूर अली शाह साहब की राय को बहुत ही ज्यादा अहमियत देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया वो ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का रात गए इजलास होता है और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर ज्यादातर लोग वो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो है ही, लेकिन वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान में मौजूद पॉलिटिकल हीट का दूर दूर तक अंदाजा नहीं। वो सारी की सारी इनपुट पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही हासिल करते हैं और उसकी बुनियाद पर अपनी राय को कायम करते हैं और उसी राय का इजहार वो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी जिसके फैसलों का ऐलान जनाब शेख वक्कास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के साथ किया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम की गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमान के दोनों ईवानों में राय शुमारी के दरमियान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ भी फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम को वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई का भी इत्तफाक किया गया है। इजलास में पार्टी हिदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को भी शोकाज नोटिस जारी करने की मंजूरी दी गई है। अब ये जो फैसला किया गया है ये पार्लियामेंट्री कमेटी से वॉकआउट का, मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह भी सूट करेगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अडॉप्ट किया है और उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर उन्होंने अपनी जो पार्टी पॉलिसी थी उसको मुरतब किया था और अपनी उसी ट्रैप के अंदर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी लाने की कोशिश की थी। अब ये जो सूरत हाल है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जिस बंदे का भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा टेन्योर बाकी है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुद्दत मुलाजमत के 8 साल बाकी हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनको 3 साल की मुद्दत के बाद रिटायर होना पड़ेगा, यानी उनके 5 साल की जो सर्विस बाकी रहती है वो ज़ाया हो जाएगी। अब अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से पहले या उनकी तकर्री के फौरी बाद जनाब मुनीब अख्तर साहब और जनाब मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चहमगोइयाँ जारी हैं, तब भी जनाब याहिया अफरीदी साहब के जो 5 साल सर्विस के हैं वो ज़ाया होना तो 100% तय है। अलबत्ता इन दोनों के टॉप 2 के इस्तीफ़ा देने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपने इन 5 सालों की कुर्बानी दी जाए। और यही वजह है कि यूट्यूब एसोसिएशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है और वो एक ऐसे नुक्ते का जिसका इस पूरे फसाने में जिक्र नहीं था उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपना जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नैरेटिव इस वक्त बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस यूट्यूब एसोसिएशन के अंदर आपको पता है कि सारे लावे मौजूद हैं और ये लावे इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं।
اس کے لیے یہ جو ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے اندر یا تو غلطی ہو گئی ہے، یا اوریجنل آئینی ترمیم کو جو ہے وہ اس کو جلد بازی کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے، اور ہائی لائٹڈ مٹیریل اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کلوز 3 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو سب کلوز ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پرووائڈڈ، یہ ہائی لائٹڈ ہے، پرووائڈڈ دیٹ ویئر دی نومینی انڈر دس کلوز declines a judge from the remaining judges amongst these 3 most senior judges shall be considered and nominated۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جج، اور خاص طور پر سینئر جج ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کمیٹی اس کو جج بنا دیتی ہے، اس کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے، اور وہ چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کو دوبارہ کمیٹی ریکنسیڈر کرے گی۔ اب اس کا جو ترجمہ یا اس سے جو چیزیں عکس کی جا رہی ہے کہ 3 ججز موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ بالفرض اگر کمیٹی یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب معذرت کر لیتے ہیں چیف جسٹس بننے سے، تو باقی جو 2 جج بنتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر صاحب، کمیٹی ان 2 ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنائے گی۔ اس نقطے کو یا اس کلوز سے اس مفہوم کو عکس کرتے ہوئے یوٹیوب ایسوسی ایشن کا 5 رکنی بینچ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ چونکہ یحییٰ افریدی صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں اور وہ کسی بھی طور پر اپنے آپ کو کسی تنازع میں انڈلج نہیں کرنا چاہیں گے، لہٰذا وہ چیف جسٹس کے اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کی معذرت کے بعد کمیٹی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اور کمیٹی کسی بھی صورت منیب اختر صاحب کا انتخاب نہیں کرے گی، لہٰذا قرۂ فعال نکالنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کا یہ کمیٹی کی مجبوری بن جائے گی۔ لیکن وہ اس بات کو بھول رہے ہیں۔ میرا نقطہ نظر اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جو اس کلوز سے نتیجہ عکس کیا جا رہا ہے کہ اگر تیسرے نمبر کے جج صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے اور پہلے سینیارٹی میں 2 ججز کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ کمیٹی ان کے ناموں کو مسترد کر دیتی ہے، تو وہ دوبارہ زیر غور کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ بھئی ایک بندہ فیل ہو گیا تو یا اس دوڑ میں سے ہی باہر نکل گیا تو اس کو دوبارہ موقع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو مسترد کر دیا جائے، مس فٹ قرار دے دیا جائے فار دی پوسٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان، اور تیسرے نمبر پر جو سینئر موسٹ جج ہے یحییٰ افریدی صاحب، وہ بھی اگر معذرت کر لیتے ہیں تو یحییٰ افریدی صاحب کے بعد کے جو 3 جج صاحبان ہیں ان کے نام جو آئیں گے کمیٹی پر، اور کمیٹی ان 3 میں سے جو ہے وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کا تقرر کرے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کلوز کا یہی ایک مطلب ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نکل جائیں گے تو اس کے بعد جناب امین الدین صاحب کا نام آئے گا اس لسٹ میں، اور اس کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پھر وہ کون سا جج ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح اس کلوز کو انٹرپریٹ کیا جائے تو صورتحال زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے، کیونکہ اگر جج کو ہی مسترد کر دیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یو آر مس فٹ فار دی پوسٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان، تو پھر ان کے نام کو دوبارہ زیر غور لانا میرا نہیں خیال کہ یہ آئین کی اور 26ویں آئینی ترمیم کی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خالقین کی منشا ہوگی۔ آئین کے اندر اگر کسی چیز کو واضح طور پر نہ ذکر کیا گیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ایسنس آف دی کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن کی روح اور آئین سازوں کی منشا، اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے۔ آئین سازوں کی یہ منشا کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ جج صاحبان جن کو مسترد کیا جا چکا ہو ان کو دوبارہ زیر غور لایا جائے، اور چونکہ اگر ان کو دوبارہ زیر غور لایا جانا ہے تو پھر ان کو مسترد کیوں کیا گیا تھا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی رائے ہے۔ البتہ یہ جو لاور رپورٹرز ہیں یہ
काले किसी काले बूंद के इशारे पर लगे होंगे कार्रवाई डालने, क्योंकि काले बूंद भी आपको पता है कि बहुत सारे मामला कर रहे हैं। अलबत्ता ये सूरत हाल इस बात की तरफ अक्कासी करती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी भी आईनी अमल में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहती, और उनका ये मानना है कि इस आईनी अमल से बाहर रहकर वो अपने लिए किसी तरह की कोई फेस सेविंग हासिल कर सकते हैं, जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस आईनी कमेटी में जाती तो वो अपनी मर्जी के नताइज ले सकती थी, वो वहां पर जाकर कुछ सीन को क्रिएट कर सकती थी, वो इन कैमरा इजलास को लाइव दिखाने की शर्त आयद कर सकती थी, वो इस तरह का कोई भी ड्रामा क्रिएट कर सकती थी और उसके बाद बाइकआउट करके बाहर आ सकती थी। तो उनके लिए जो सिचुएशन है वो जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। इजलास में जाए बगैर बाइकआउट करना ये इसी बात का इजहार है कि जनाब हम इस लायक नहीं कि हम इस तरह के फैसलों का वजन उठा सकें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस तरह के फैसलों का वजन नहीं उठा सकते वो कल के बड़े आईनी फैसलों का बोझ कैसे उठाएंगे। उसके लिए भी उनको कोई ना कोई कंधे की तलाश होगी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह उनको अवेलेबल हो सकता है मुस्तकबिल में भी। लेकिन देखना यह है कि ये कंधा उनको मुस्तकबिल में अवेलेबल होगा या नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।